स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे उत्पादन फलन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन की मान्यताएं हो गई। उत्पादन फलन का जो अगला पॉइंट है उत्पादन फलन की विशेषताएं। ठीक है, तो मान्यताएं हमने मानी थी कि वो स्थितियां जो उत्पादन फलन के लिए होनी जरूरी है वो उसकी मान्यता में आ जाएगा। ठीक है, और उत्पादन फलन की विशेषताओं का मतलब वो हो गया कि उत्पादन फलन जो लागू होता है कि भाई आप जितना आगत डालोगे उतना निर्गत प्राप्त होगा, तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, यानी ये नियम लागू होगा तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो ये उत्पादन फलन की विशेषताओं के अंदर आ जाए। ठीक है, नंबर 1 पहली विशेषता, उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। अभियांत्रिकी 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 को इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी संकल्पना है। पहली विशेषता क्या है? उत्पादन फलन किस प्रकार की संकल्पना है? अभियांत्रिकी। इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा है इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, मोटर कैसे बनती है, गाड़ी कैसे बनती है, पंखा कैसे चलता है, तो ये बनाया जाता नहीं भाई स्विच ऑन करते ही पंखा चल जाएगा। ठीक है भाई, पंखा बंद हो गया इसका मतलब लाइट चली गई। ठीक है, तो अपन पंखा बंद होते ही हम कह सकते हैं लाइट चली गई साहब। कैसे पता चला आपको? क्योंकि ऐसा होगा। तो अभियांत्रिकी मतलब हो गया कि इंजीनियरिंग कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी यही लागू होता है कि भाई अगर आपने किसी तार में इतना जो है विद्युत धारा प्रवाहित की तो इतना जो है आगे इतनी जो धारा आएगी। स्विच ऑन करते ही सीधा पंखा चालू हो जाएगा। ये कैसी तक संकल्पना है? इंजीनियरिंग संकल्पना है। ठीक है, तो जितना माल डालोगे उतना प्रोडक्शन होगा, फिक्स है। तो इसी तरह इसको भी एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट माना जाता है कि उत्पादन फलन भी एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। मतलब जो इंजीनियरिंग के जो नियम लागू होते हैं वही नियम इसमें जो आपके उत्पादन फलन में भी लागू होते हैं कि भाई एक भूमि, एक इकाई जो है भूमि, एक इकाई श्रम, एक इकाई पूंजी, इनसे अगर आपके 10 मीटर कपड़ा बनता है तो अगर आप इसको डबल कर दोगे, 2 इकाई भूमि, 2 इकाई श्रम, 2 इकाई पूंजी करोगे तो उत्पादन कितना होगा? 20। फिक्स है। पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, या इसको आधा कर दें, 4 गुना कर दें तो प्रोडक्शन 4 गुना होगा। जितना जिस परिवर्तन करेंगे, अगर इसमें से इसको आधा कर दें, इन दोनों को आधा करते तो उत्पादन भी उसी अनुपात में प्राप्त होगा। तो ये एक इंजीनियरिंग जो है कंसेप्ट है। ये इसकी पहली विशेषता है कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। नंबर 2 उत्पादन फलन, दूसरी विशेषता, उत्पादन फलन उत्पादन साधनों, उत्पादन के साधनों व उत्पादन के बीच प्रवाह। तो यह परिभाषा में हमने पढ़ लिया था कि उत्पादन फलन का मतलब यही होता है कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच में क्या होगा, ये दोनों के बीच में प्रवाह है। प्रवाह मतलब जिस तरह नदी बहती है ना, तो यहाँ से नदी में कोई चीज़ डालेंगे तो वो आगे निकल जाएगी, वो प्रवाह है, नदी का पानी आगे से बहता है। तो वैसे ही उत्पादन के साधनों को जो जो प्रयोग करेंगे उत्पादन भी उतना ही उसी रूप में प्रयोग होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या है? प्रवाह है, एक फ्लो है। ठीक है, उत्पादन के साधन डालते रहो, उत्पादन प्राप्त करते रहो, तो दोनों के बीच में एक प्रवाह है। ठीक है, किस किस के बीच में? भाई यही पढ़ा ना हमने, आगत इस फंक्शन ऑफ निर्गत, यानी जितना आगत होगा उतना ही निर्गत प्राप्त होगा। आगत को बढ़ाते जाओ, निर्गत प्राप्त करते जाओ। ठीक है, तो किस किस के बीच में प्रवाह है? उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच में प्रवाह होता है। ये दूसरी विशेषता
होती है उत्पादन फलन की। ठीक है, तीसरी विशेषता, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों द्वारा रूपांतरित उत्पादन के संबंध को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तीसरी विशेषता क्या होगी, उत्पादन फलन क्या व्यक्त करता है, उत्पादन के साधनों के द्वारा रूपांतरित उत्पादन को व्यक्त करता है। रूपांतरित उत्पादन का मतलब साधन मिलकर के और किसी चीज को क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने छोटा सा चमड़ा लिया या आपने धागा लिया, जितना आप कपास लोगे उतना ही धागा बनेगा, और जितना धागा होगा उतना ही क्या होगा, कपड़ा बनेगा, है ना। तो धागे को कपड़ा बनाना, उसका रूपांतरण करना ही था। हाँ भाई, गन्ने से आपने क्या किया, रस, और रस से बनाई शक्कर। तो जितना गन्ना होगा उतना ही रस बनेगा, उतना रस होगा उतना ही शक्कर बनेगी। सीधी सी बात है। जितना कपास होगा उतना ही कपड़ा बनेगा, धागा बनेगा उतना ही कपड़ा बनेगा। तो ये कच्चा माल है, ये सब क्या है, उत्पादन के साधन प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साधन के प्रयोग के रूप में उतना ही उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये साधन क्या करते हैं, चीज को रूपांतरित कर देते हैं, उसको रूपांतरित उत्पादन को व्यक्त करते हैं। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को अगर किसी खाती को दिया तो खाती ने क्या किया, उसको रूपांतरित कर दिया। किसमें, टेबल बना दिया, पलंग बना दिया, फर्नीचर बना दिया, है ना। तो क्या कर रहा है ये उत्पादन के साधन, क्या कर रहे हैं, केवल रूपांतरित कर रहे हैं। किसको, उत्पादन बदल रहे हैं ना भाई। लकड़ी किसी काम की नहीं है, लेकिन लकड़ी से जब टेबल बन जाएगी तो वो काम आ जाएगी। तो उत्पादन के साधन क्या कर रहे हैं, उत्पादन करने में क्या कर रहे हैं, अपना श्रम देते हैं, और श्रम देकर के क्या कर रहे हैं, अपना उत्पादन उसको रूपांतरित कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। किसमें, उत्पादन। तो उत्पादन फलन क्या करता है, साधनों द्वारा रूपांतरित उत्पादन को व्यक्त करता है, कि ये सारे मिलकर के उत्पादन करते हैं। भूमि है तो भूमि पर फैक्ट्री डलेगी, श्रमिक है, श्रमिक अपनी मेहनत लगाएगा, इन सारे साधनों को पढ़ेंगे अपन। पूंजी है तो पूंजी से आप सामान खरीदोगे, कच्चा माल खरीदोगे। प्रबंध है तो प्रबंधक अपना दिमाग लगाएगा। ये सारे अपने अपने रूपांतरित कर रहे हैं, अपने अपने दिमाग को, अपने अपने श्रम को काम करके अपना अपना पारिश्रमिक दे करके और उसको रूपांतरण कर रहे हैं उत्पादन में। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों द्वारा रूपांतरित उत्पादन को व्यक्त करता है उत्पादन फलन। नंबर 4, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों व उत्पादन के बीच भौतिक मात्रा को बताता है। भौतिक मात्रा को बताता है। भौतिक मात्रा को बताता है, इसका मतलब वही बात ऊपर वाली होगी कि उत्पादन के साधन मिलकर के और जो उत्पादन करते हैं उनके बीच कैसे संबंध को दर्शाता है, भौतिक मात्रा। भौतिक मात्रा मतलब जो उत्पादन होगा वो सामने आएगा। भाई कितना मीटर कपड़ा बना, बाद में जो उत्पादन होगा भी, हाँ इन आदमियों ने ये कपड़ा बनाया, तो ये भौतिक दिखाई देने वाला है। भौतिक मतलब जो दिखाई देता है, उत्पादन हमें दिखाई देगा। भाई एक मजदूर अगर ने कम काम किया तो उत्पादन कम होगा, तो आप सीधा कह सकते हो भाई मजदूर ने कम काम किया, है ही नहीं।
तो उत्पाद कौन से संबंध को व्यक्त करता है? भौतिक मात्रा को व्यक्त करता है, क्योंकि जितनी साधन प्रयोग करोगे उतना ही भौतिक उत्पादन प्राप्त होगा। और भौतिक उत्पादन वो है जो हमें दिखाई देगा। 10 मीटर कपड़ा बना, 4 टेबल बनी, है ना, 2 माचिस के पैकेट बने, 1 कार बनी, तो ये दिखाई दे रही है ना हमें, जो भी उत्पादन होता है वो दिखाई दे रहा है ना। तो ये दोनों के कैसे संबंध को व्यक्त करता है? भौतिक संबंध को व्यक्त करता है, यानी इससे भौतिक मात्रा को बताता है कि भाई 100 मीटर कपड़ा बना तो इसका मतलब क्या क्या, इतने इतने उत्पादन के साधन काम में आए, ठीक है, इतने मजदूर लगे, इतनी पूंजी लगी, इतनी भूमि लगी, इतनी मशीनें लगी, इतना कच्चा माल लगा, और वास्तव में क्या बन गया, तो ये 100 मीटर कपड़ा में दिखाई देगा। तो ये कैसे संबंध को व्यक्त करता है? भौतिक संबंध को, यानी भौतिक मात्रा को बताता है। अब देखिए 5वीं जो विशेषता है ये है उत्पादन फलन में श्रम व पूंजी। उत्पादन के 2 साधन कौन कौन से? श्रम व पूंजी। इन 2 साधनों को क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पूंजी की एक इकाई को दूसरी इकाई में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, उसमें से 2 साधन ऐसे हैं जिनको क्या कर सकते हो आप? एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया कि 10 श्रमिक मिलकर के और क्या कर सकते हैं? 10 मीटर कपड़ा बनाते हैं। ये श्रमिक हैं, ये श्रम। अब इसकी बजाय एक मशीन खरीद ली आपने। मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? पूंजी, पैसा चाहिए, ठीक है। तो इस श्रम को आप किस में प्रतिस्थापित कर सकते हो? पूंजी, है ना। एक मशीन खरीद ली जो 10 मीटर कपड़ा बनाती है, तो ये श्रमिक की बजाय आपने किसको प्रतिस्थापित कर लिया? पूंजी। और पूंजी की जगह आप किसको प्रतिस्थापित कर सकते हो? नहीं साहब मशीन नहीं है, मुझे तो 10 आदमी लगाने। भाई एक खेत है, 10 बीघा खेत आप बो रहे हो, कि 10 बीघा खेत में फसल काटनी है, तो क्या करो 10 बीघा खेत में या तो 50 मजदूर लगा दो, और या फिर एक थ्रेशर मशीन ले लो कि भाई एक मशीन जो है थ्रेशर मशीन है वो क्या करेगी, पूरे दिन में 50 मीटर जो है आपके क्या कर देगी, पूरे खेत को के 10 बीघा खेत को फसल काट देगी। तो मशीन, श्रमिक की जगह आपने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? मशीन। पुराने ज़माने में लोग गड्ढा खोदते थे ना, मजदूरों से खुदवा देते। तालाब खोदना था या तो किससे खुदवा देते? मजदूर। और आज क्या करते हैं? एक जेसीबी लाए और जेसीबी से पूरे दिन 2-4 घंटे में जेसीबी पूरा गड्ढा खोद हैं। गड्ढा खोदने की जेसीबी आती है, तो ये मजदूर बैठे रहते हैं, तो या तो 10 मजदूर बुलाओ उतना ही गड्ढा खोदेगा, और या एक मशीन जेसीबी ले आओ उतना ही गड्ढा खोदेगा। तो आपने श्रम की बजाय किसको प्रतिस्थापित कर दिया? पूंजी। या पूंजी की जगह आप किसको प्रतिस्थापित कर सकते? तो ये 2 ही ऐसे साधन हैं जिनको क्या किया जा सकता है? एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हो, क्योंकि ये उत्पादन के कैसे साधन हैं? परिवर्तनशील साधन। अब इनकी जगह आप दूसरे को नहीं कर सकते। श्रम की जगह आप प्रबंध को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हो क्या? श्रम की बजाय आप भूमि को प्रतिस्थापित कर सकते हो क्या? कि 10 श्रमिक ने ये जमीन खरीद ली, जमीन उत्पादन थोड़ी तो देख। तो 2 ही साधन ऐसे हैं जिनको एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कौन कौन से? श्रम और पूंजी। तो उत्पादन फलन में श्रम व पूंजी को एक इकाई के से दूसरी इकाई में क्या किया जा सकता है? प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये 5वीं विशेषता होगी। नंबर 6, उत्पादन फलन में
एक निश्चित तकनीक होती है। तकनीक क्या होनी चाहिए? उत्पादन फलन में मान्यता में पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि तकनीक क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तो तकनीक में परिवर्तन आ गया तो उत्पादन भी बदल जाएगा। इसलिए उत्पादन फलन में क्या होनी चाहिए? तकनीक क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, तकनीक स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि तकनीक बदलते ही उत्पादन फलन भी बदल जाएगा, उत्पादन भी बदल जाएगा। फिर तकनीक बदले ना, तकनीक क्या मैंने बताया, मशीन लगा दिया आपने नहीं, या अकुशल श्रमिकों की जगह कुशल श्रमिक लगाए, या योग्य प्रबंधक को लगा दिया आपने, तो उत्पादन में भी वो नियम लागू हो गई। भाई 10 मजदूर आपने लगाए, 10 मजदूर ने मिल करके और 10 मीटर कपड़ा बना दिया। ये 10 योग्य थे कि भाई 10 मीटर कपड़ा रोज बनता है। अब इन 10 श्रमिकों की जगह 5 श्रमिकों को आपने क्या ऐसे श्रमिकों को लगा दिया जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अयोग्य हैं, तो क्या उत्पादन उतना ही होगा? क्यों? क्योंकि तकनीक क्या हो गई? बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल। या आपने उनकी जगह कुशल और योग्य व्यक्ति को लगा दिया, तो 10 मीटर कपड़ा बनने की कोई गारंटी नहीं, ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है। कब बनेगा? जब आपने तकनीक बदल दी, अयोग्य व्यक्तियों को ले लिया या नई मशीन ले आए, तो आपका तो उत्पादन फलन लागू नहीं होगा, नियम लागू नहीं। तो उत्पादन फलन में क्या होती है? तकनीक भी कैसी होनी चाहिए? ये मान्यता में भी पढ़ा था हमने, निश्चित तकनीक होती है। नंबर 7, सातवीं विशेषता, उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों व उत्पादन के बीच भौतिक मात्रा को ही सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। उनकी कीमतों को नहीं, उनकी कीमतों को नहीं। उत्पादन फलन क्या दिखाता है? केवल उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच कैसे संबंध को दर्शाता है? भौतिक संबंध को दर्शाता है, भौतिक मात्रा को दर्शाता है, उनकी कीमतों को नहीं। कीमत से कोई मतलब नहीं है। 5 श्रमिक मिलकर के 10 मीटर कपड़ा बनाते हैं, ये 10 मीटर कपड़ा है, इसकी कीमत क्या है? कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अपन क्या देख रहे हैं? उत्पादन की मात्रा देख रहे हैं। 10 मीटर कपड़ा अच्छा बना, घटिया बना, या उनकी कीमतें क्या थी, उनसे कोई मतलब, कीमतों से कोई मतलब नहीं है, उत्पादन की कीमत से कोई मतलब नहीं है। 10 मशीनों ने मिलकर के और 10 कारें बनाई। अब 10 कारों की वैल्यू क्या है? कारें से कोई मतलब नहीं, कार नहीं है, 50 लाख की कार है, 10 लाख की कार है। ये केवल क्या दर्शाता है? भौतिक मात्रा को दर्शाता है, कीमतों को नहीं। ये 10 लाख की 10 कारों की कीमतें कितनी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। इन श्रमिकों ने या इस मशीनों ने इतनी कारें बना दी, कितनी कारें बनाई है, कारों की भौतिक मात्रा से संबंध है, कीमतों से नहीं है। बात समझ में आई? भाई अगर 10 श्रमिकों ने एक साल में अगर 400 मोटरसाइकिलें बनाई हैं, केवल श्रमिक काम ले रहे हैं अपन, है ना, तो 400 मोटरसाइकिलें, मोटरसाइकिलों कीमतों से हमें मतलब नहीं है। अपन तो केवल कितनी का उत्पादन फलन क्या दर्शाता है? केवल मात्रा को दर्शाता है। कैसी मात्रा? भौतिक मात्रा जो दिखाई देती है। उनकी कीमतें कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं। 10 कारों की कीमतें कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई ना? वो तो ये देखता है कि कितनी कारें बनी हैं, कितनी शक्कर बनी है, कितने कपड़े बने हैं, उनसे मतलब है। उनकी कीमतों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि माचिस बनाने वाली कंपनी माचिस बनाएगी, कितनी माचिस की मात्रा है, उत्पादन फलन यही दर्शाता है। कारें बनाने वाली कंपनी कारें बनाएगी, मोबाइल बनाने वाली कितने मोबाइल बनाएगी, मोबाइल की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल उनकी भौतिक मात्रा से मतलब होता है। तो ये क्या दर्शाता है? केवल इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? हाँ, भौतिक उत्पादन साधनों और उसके उत्पादन के बीच भौतिक मात्रा को सम्मिलित किया जाता है, उनकी
कीमतों को नहीं। ये 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट हो गया आपके अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। अवधि कह दो, समय कह दो, एक ही बात है। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? पहले पढ़ा है मैंने। हाँ, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? समय के आधार पर या अवधि के आधार पर। कौन से दो प्रकार? एक अल्पकालीन उत्पादन फलन अलग होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन अलग होता है। दोनों में अलग अलग नियम काम करते हैं। तो अल्पकाल और दीर्घकाल है क्या सर? अल्पकाल को टाइम है क्या? एक दिन, एक घंटा, 5 मिनट, 1 साल, 5 साल? नहीं। अल्पकाल और दीर्घकाल निर्भर करता है क्या? उत्पादन के साधनों को, कि अगर आज सारे उत्पादन के साधनों को आप बदल सकते हो तो वो समय क्या होगा? दीर्घकाल। और उत्पादन के कुछ साधनों को आप बदल सकते हो, 1 या 2 साधनों को, तो वो समय क्या होगा? अल्पकाल। एक कचौरी बनाने वाले को कहते हैं भाई 5 घंटे में मुझे 400 कचौरी चाहिए, तो आपको दे देगा, है ना? तो 5 घंटे उसके लिए क्या होगा? दीर्घकाल। और उसको कहा जाए कि 5 मिनट में मुझे 400 कचौरी चाहिए, तो वो दे देगा क्या? नहीं। तो वो उसके लिए क्या होगा? यानी उत्पादन के सारे साधनों को अगर बदल सकते हैं, उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो समय क्या होगा? और उत्पादन के कुछ साधनों को ही श्रमिक लगा दो आप, डबल पूंजी डबल लगा सकते हो, बाकी सारे साधनों को नहीं बदल सकते, तो वो समय क्या होगा? अल्प। तो अवधि के या समय के आधार पर उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अल्पकाल व दीर्घकाल। और अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में मुख्य अंतर क्या होता है कि यदि उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव किया जा सकता है तो वो समय क्या होगा? उस कंपनी के लिए अल्पकाल होगा। क्या होगा? अल्पकाल। और अगर केवल कुछ साधनों में बदलाव किया जा सकता है तो वो क्या होगा? वो समय क्या होगा? अल्पकाल। समझ में आई बात? तो ये उत्पादन की विशेषता हो गई। इसमें एक चीज़ और उदाहरण और पढ़ लेंगे अपन कि अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या अंतर है। जब अल्पकाल दीर्घकाल आ ही गया तो अपन इसको ये भी पढ़ लेते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल व दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल और दीर्घकाल कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। कुछ फर्मों के लिए अल्पकाल 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 5-10 साल भी हो सकता है। और कुछ फर्मों के लिए अल्पकाल 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी अल्पकाल हो सकता है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल यहाँ पर समय नहीं है, 1 दिन 1 समय कुछ नहीं है। यहाँ पर समय कौन सा है? उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर अल्पकाल और दीर्घकाल होता है। यदि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव हो जाए, सभी साधनों में बदलाव हो जाए, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध सबको बदल सकते हैं, सबको डबल कर सकते हैं, तो वो समय क्या होगा? दीर्घकाल। और जिस समय में केवल उत्पादन के कुछ साधनों में ही बदलाव हो सकता है, कुछ साधन कैसे? जो परिवर्तनशील है। कौन से? श्रम और पूंजी, यही परिवर्तनशील है। अल्पकाल में इनको बदला जा सकता है ना। तो कुछ साधनों यानी 1 या 2 साधनों में ही बदलाव हो सकता है, तो वो समय क्या होगा? अल्पकाल। तो अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर क्या है कि अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि दीर्घकाल वह लंबी समय अवधि होती है। याद रखना है, दीर्घकाल वह लंबी समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी उनको ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं? 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार उनको बढ़ाया
जा सकता। तो वो समय क्या होगा? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके याद रखना है कि अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है। ये समय फिक्स अवधि नहीं होती है, 1 दिन 1 घंटा कुछ नहीं, 1 घंटा 1 दिन 1 महीने 1 साल 10 साल कुछ ये नहीं। इसमें ये होता है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में कितना बदलाव हो सकता। अगर उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव हो जाए तो वो क्या होगा? उस फर्म के लिए, अलग अलग फर्मों के लिए अल्पकाल दीर्घकाल अलग अलग हो सकता है। एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री को कहे भाई अगर 100 जोड़ी जूते बनाने हैं तो वो कह देगा मुझे 4 दिन में बना दूंगा मैं, तो 4 दिन उसके लिए क्या होगा? दीर्घकाल, है ना। 4 दिन में वो चाहे जो भी करेगा। और अगर एक कार बनाने वाली फैक्ट्री को कहा है कि मुझे 400 कारें चाहिए, तो 400 कारें मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए, तो वो 1 महीने के अंदर आपको 400 कारें अगर दे सकता है, यानी एक नई श्रमिक लगा देगा, उतने ही श्रमिक लगाएगा, उतनी ही ज़मीन खरीदेगा, उतना ही सब कुछ करके आपको 1 महीने में 400 कार, तो आप 1 महीना उसके लिए क्या होगा? देखो, ठीक है। तो अगर कुछ साधनों में बदलाव हो सकता है तो वो समय क्या होगा? अल्पकाल। तो परिभाषा क्या होगी? अल्पकाल और दीर्घकाल क्या है? तो अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है, अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव नहीं किया जाकर कुछ साधनों को ही बदला जा सकता है। कौन से साधनों को? श्रम और पूंजी, इन्हीं में बदलाव हो सकता है। पूंजी को डबल कर दो, 5 लाख की 10 लाख लगा सकते हो आप। श्रम को डबल कर दो, 10 श्रमिक की जगह 20, जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जैसे श्रम और पूंजी है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन कहलाता है, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल वह लंबी समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। इसमें सभी में बदलाव हो सकता है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सब में बदलाव हो सकता है। तो वो समय अवधि क्या कहलाएगी? दीर्घकाल। अलग अलग फर्मों के लिए अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधि अलग अलग होती है। एक कार बनाने वाले की अलग अल्पकाल दीर्घकाल ही अलग है, और एक मोटरसाइकिल के लिए दीर्घकाल या अल्पकाल अलग है। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के लिए, एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए अल्पकाल या दीर्घकाल अलग है। एक टीवी बनाने वाली फर्म के लिए अल्पकाल दीर्घकाल की अवधि अलग है, ठीक है। यानी उत्पादन की कितने साधनों में परिवर्तन हो सकता है। अगर 1 या 2 में ही हो सकता है तो वह उस अवधि उसके लिए क्या होगी? और उत्पादन के सभी साधनों को जरूरत के हिसाब से, एक सीमेंट प्लांट लगाने में 2 साल लग जाते हैं, नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए दीर्घकाल है 2 साल, ठीक है। जबकि अगर कहा जाए कि एक कचौरी बनाने वाले को कहा जाए कि इतनी कचौरी चाहिए, तो हाथों हाथ 2, 4, 10 घंटे में आपको कचौरी बना के दे दे, 5 घंटे में जितनी चाहिए, है ही नहीं। मिठाई बनाने वाले के लिए अल्पकाल अलग है, दीर्घकाल अलग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल समय अवधि, वो समय अवधि निश्चित ये नहीं होती निश्चित समय अवधि 2 दिन 5 दिन, बल्कि क्या होता है? उत्पादन के कितने साधनों में परिवर्तन हो सकता है। अगर कुछ साधनों में ही हो सकता है तो वो क्या कहलाएगी? अल्पकाल। और सारे साधनों में बदलाव हो सकता है तो वो क्या कहलाएगी? दीर्घकाल, ठीक है भाई। तो ये हो गए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? उत्पादन फलन की विशेषताएं पढ़ी, 9-10 उत्पादन फलन पढ़ लिया आपने। क्या क्या वापस उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार, नया टॉपिक शुरू करने से पहले। क्या उत्पादन फलन इस प्रकार की तरह संकल्पनाएं हैं, अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग संकल्पनाएं। दूसरा, उत्पादन फलन, उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच क्या होता है? प्रवाह, यानी जितना माल डालेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा, ये प्रवाह होता रहेगा आगे से आगे, ठीक है। तीसरा, उत्पादन फलन क्या होता है? साधनों द्वारा रूपांतरित उत्पादन को व्यक्त है, वो साधन मिलकर के कितना उत्पादन कर रहे हैं उसमें रूपांतरण होता है। चौथा, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच कैसे संबंध को दर्शाता है? भौतिक संबंध को, जो दिखाई देता है हमें, ठीक है। उत्पादन फलन श्रम और पूंजी की इकाई को दूसरी इकाई, ये 2 ही साधन ऐसे हैं जिनको दूसरे में क्या किया जा सकता है? एक दूसरे में प्रतिस्थापित किया जा, बाकी साधनों में नहीं कर सकते, ठीक है। उत्पादन फलन में तकनीक क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, तब ये लागू होगा। अगला, उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच कैसे संबंध को दर्शाया जाता है? भौतिक मात्रा को दर्शाया जाता है, न कि उनकी कीमतों से हमें कोई लेना देनी, ठीक है। 8वां, अवधि के आधार पर उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर क्या होता है? अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के
कुछ साधनों में बदलाव हो सकता है। कौन कौन से? श्रम और पूंजी। जबकि दीर्घकाल वह लंबी समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव हो सकता है, तो वो लंबी समय अवधि दीर्घकाल कहलाए। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ लिया। अब हम दोनों उत्पादन फलन को अलग अलग पढ़ेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन अलग होगा और दीर्घकालीन उत्पादन फलन अलग होगा। तो कल की क्लास में हम इन दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।